कोलकाता मर्डर केस में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। खासकर 9 अगस्त की सुबह जब प्रीता डॉक्टर के माता पिता को आरजीकल अस्पताल से कॉल आता है, एक बार नहीं बल्कि 3 मरतबा, और इन कॉल्स के दरमियान जो बातें होती हैं उसे जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरी चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो 5 बड़े खुलासे हुए जिसने सीबीआई के भी होश उड़ा दिए। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक। मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है। हाथ जोड़ती रही माँ बाप, हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इसके मुताबिक आरजीकल मेडिकल कॉलेज की तरफ से ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को बताया गया था कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को आधे घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। अस्पताल से डॉक्टर के घर पहला कॉल 10:53 पर किया गया था। कॉल करने के बाद पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने को कहा गया था। तीनों कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तीनों कॉल के ऑडियो बंगाली में है। हालांकि लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स ने घटना के अगले ही दिन दावा किया था कि अस्पताल ने उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। आइए जानते हैं 9 अगस्त की सुबह अस्पताल से लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को जो कॉल आया, इस दरमियान क्या बातें हुई और इस फोन कॉल से कौन से खुलासे हो रहे हैं। 9 अगस्त की सुबह जब पहला कॉल आता है, ये फोन कॉल लगभग 1 मिनट 46 सेकेंड तक चलता है। अस्पताल की तरफ से एक महिला लेडी डॉक्टर के पेरेंट्स को कॉल करती है और कहती है कि मैं आरजीकल अस्पताल से बात कर रही हूँ, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं। लेडी डॉक्टर के पिता पूछते हैं कि क्यों, क्या हुआ, कोई ज़रूरी काम है क्या। जिसके जवाब में महिला कहती है कि हाँ, आपकी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं। डॉक्टर के पिता जोर देकर पूछते हैं, मेरी बेटी को क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना। महिला कहती है कि हाँ, आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपकी बेटी को हुआ क्या है ये मैं फ़ोन पर नहीं बता सकती। जब आप यहाँ आएंगे तो डॉक्टर खुद आपको बताएंगे कि आपकी बेटी को हुआ क्या है। चूँकि आप परिवार वाले हैं, हमने बड़ी मुश्किल से आपका नंबर ढूंढा और कॉल किया। प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुँच जाएँ। आपकी बेटी को एडमिट कराया गया है। फ़ोन पर बात करते हुए पति को परेशान देखकर मोबाइल फ़ोन लेडी डॉक्टर की मां ले लेती है और पूछती है। लेडी डॉक्टर की मां घबराते हुए पूछती है, क्या मेरी बेटी को बुखार आ गया है। महिला कहती है, मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकती, बस जल्दी से आप अस्पताल आ जाइए। जिसके बाद लेडी डॉक्टर के पिता पूछते हैं, क्या मेरी बेटी की तबीयत सीरियस है। जवाब मिलता है, जी हाँ, उसकी हालत बहुत नाजुक है, आप जल्दी से आ जाइए। जिसके बाद फ़ोन कट जाता है। बेटी की हालत नाजुक है जानकर माता पिता के होश उड़ जाते हैं। पसीने से पूरा बदन भीग जाता है क्योंकि उनकी बेटियां बिल्कुल फिट और तंदुरुस्त थी। अचानक इतनी सीरियस कैसे हो गई। खैर, माता पिता अभी कुछ समझ पाते, तभी सिर्फ 5 मिनट के बाद अस्पताल से दूसरा कॉल आता है और ये फ़ोन कॉल लगभग 46 सेकेंड तक चलता है। वही महिला जिसने पहली बार कॉल किया था, पहले से ज़्यादा घबराई हुई आवाज़ में कहती है, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाइए। बदहवास पिता पूछते हैं, आप कौन बोल रहे हैं। महिला कहती है, मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ, डॉक्टर नहीं हूँ। लेडी डॉक्टर के पिता पूछते हैं, क्या कोई डॉक्टर मौजूद है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन महिला स्टाफ बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर देती है। अभी माता पिता अस्पताल के लिए निकल ही रहे थे, तभी तीसरा कॉल आता है। जब तीसरा कॉल आता है, डॉक्टर के माता पिता बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पिताजी फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है। पुलिस यहाँ आ चुकी है, हम अस्पताल में हैं, सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है, आप जल्दी से आ जाइए। तीसरे कॉल के दरमियान 28 सेकंड बात हुई थी। इतना सुनने के बाद माँ बाप का कलेजा बैठने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। माता पिता भागे भागे अस्पताल पहुँचते हैं और फिर आगे क्या होता है वो आप सबको पता है। लेकिन इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद पहला शक अस्पताल प्रशासन पर जाता है। एक अधिकारी के मुताबिक अस्पताल की तरफ से जब पहला कॉल आता है तो बताया जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है। दूसरे कॉल में कहा जाता है कि उसकी हालत गंभीर है और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। और आखिरकार तीसरे कॉल में कहा जाता है कि ट्रेनी डॉक्टर ने शायद सुसाइड कर लिया है।
इन अलग अलग तरीके से फ़ोन करने का क्या मतलब? जिस तरीके से अस्पताल का बयान बदला है उससे सीबीआई टीम के मन में सवाल उठ रहा है कि कहीं अपराध को छुपाने के लिए अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने सोच समझकर सुसाइड की थ्योरी तो नहीं बनाई थी। खास तौर से तब जब कॉलर ने आखिरी कॉल में ये स्वीकार किया था कि उसने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन की मौजूदगी में पेरेंट्स को उनके बेटी के सुसाइड करने की बात बताई थी। जबकि तल्ला पुलिस स्टेशन में इस घटना की पहली जानकारी रिपोर्ट करते समय ट्रेनी डॉक्टर की मौत को अननेचुरल डेथ लिखा था। पेरेंट्स को कॉल बहुत बाद में की गई थी। इन ऑडियो कॉल्स को लेकर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि इस गंभीर आरोप की पूरी जानकारी होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन विक्टिम के माता पिता को उसकी मौत की जानकारी देने में इतना मैनिपुलेटिव और बेशर्म कैसे हो सकता है। कोलकाता पुलिस ने कहा, हमने कभी इसे सुसाइड नहीं बताया। वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर कोलकाता पुलिस की सेंट्रल डिवीज़न की डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी ने कहा, हमने कुछ ऑडियो क्लिप सुनी जो कई चैनलों पर चलाई जा रही हैं। हमने पहले भी कई बार कहा है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हमने कभी नहीं कहा कि यह सुसाइड था। ये ऑडियो क्लिप इसकी पुष्टि करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए 5 बड़े खुलासे। अबनॉर्मल सेक्सुअलिटी और जेनाइटल टॉर्चर के कारण ट्रेनी डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। चिल्लाने से रोकने के लिए नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया गया। गला दबाने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। सिर को दीवार से सटा दिया गया जिससे चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और पैर पर चोटें पाई गई। इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा के शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। चेहरे पर आरोपी के नाखूनों से बने खुरूज के निशान मिले, जिससे पता चलता है कि पीड़िता ने खुद को बचाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। पुलिस ने ट्रेनी डॉक्टर के पिता को 12 अगस्त को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि दरिंदगी और मारपीट के बाद ट्रेनी डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या हुई थी। घटना 9 अगस्त की सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच होने का अनुमान है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि आरोपी ने डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उनके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव पाया गया। आरोपी ने डॉक्टर की चीख दबाने के लिए उनकी नाक, मुंह और गले को लगातार दबाया। गला घोंटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया। डॉक्टर के सिर को दीवार से सटा दिया गया था जिससे वो चिल्ला न सके। पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोटें पाई गईं। फिर उन पर इतनी जोर से हमला किया गया कि चश्मा टूट गया और शीशे के टुकड़े उनकी आंखों में घुस गए। दोनों आंखों, मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। विक्टिम के पिता ने बताया था, रोज डायरी लिखती थी बेटी। ट्रेनी डॉक्टर के दुष्कर्म और मर्डर के 6 दिन बाद एक डायरी सामने आई थी। ये डायरी ट्रेनी डॉक्टर की ही थी। डायरी में विक्टिम ने खुद से जुड़ी कई बातों का जिक्र किया था। इस डायरी में लिखी बातों को पीड़ित के पिता ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू के दरमियान बताया था। उन्होंने कहा, मेरी बेटी रोज डायरी लिखती थी। मौत वाले दिन यानी आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में नाइट शिफ्ट में जाने से पहले भी उसने डायरी लिखी थी। वो एक मेहनती लड़की थी जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन 10 से 12 घंटे पढ़ाई करती थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी ने अपनी डायरी की आखिरी बात में बताया था कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहती थी। वो एमडी कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उसके हर सपने पल भर में दरिंदों ने चकनाचूर कर दिए। वो चाह कर भी अब इन सपनों को पूरा नहीं कर सकती। इतना कहकर विक्टिम के पिता फूट फूट कर रोने लगे। हमारी बेटी के साथ हुई दरिंदगी कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है और इसी साजिश के तहत हमारी बेटी को शिकार बनाया गया। जिस तरह उन्होंने हमारी बिटिया पर अत्याचार किया, ये किसी अकेले आदमी का काम हो ही नहीं सकता। 9 अगस्त की सुबह हमें 3 कॉल आए और तीनों कॉल के दरमियान 3 तरह की बातें की गई। जिस सेमिनार हॉल में हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई, क्राइम सीन की जगह पर हजारों दंगाइयों ने तोड़ फोड़ की। वहां पड़े सबूत मिटाने की कोशिश की और मिटाया भी, और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। अगर क्राइम सीन को सही तरह से सील किया जाता और प्रशासन टाइट होती तो सेमिनार हॉल से न जाने कितने दरिंदों के खिलाफ सबूत मिलते जिनका इस्तेमाल कर उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाता। कॉलेज में हमें 3 घंटे इंतजार कराया गया, तब हमें हमारी बेटी को देखने दिया गया। बेटी की हालत देखकर हमारी सांसें अटक चुकी थीं। इस कदर दरिंदगी के बाद किसी ने हमारी बेटी की मदद नहीं की। क्या उसके चीखों पुकार की आवाज़ इतने बड़े कॉलेज में किसी ने नहीं सुनी? कॉलेज के सारे लोग मर गए थे क्या? सुसाइड करने वाले का जिस्म इस कदर जख्मी होता है? इस दरिंदगी के पीछे बड़े बड़े लोग शामिल हैं जो सच्चाई को छुपाना चाहते हैं। हमारी बिटिया तो हमें वापस नहीं मिल सकती, लेकिन जिन दरिंदों ने उसका ये हाल किया, अगर उन सभी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो हमारी बेटी की आत्मा को शांति ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों, इन सारे फ़ोन कॉल्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुए खुलासे को देखकर आपको क्या लगता है?
क्या ये काम किसी एक बंदे का है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे आपकी क्या राय है? इसमें शामिल आरोपियों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? क्या फांसी की सज़ा उनके लिए काफ़ी है या फिर कुछ और? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही डॉक्टर बहन के लिए कमेंट बॉक्स में इंसाफ की मांग ज़रूर करें। तो वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।